हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी 67 जो लास्ट अगस्त के लास्ट वीक में होने वाला है, उसकी तैयारी आप लोगों की ज़ोर शोर से चल भी रही होगी। ठीक है। उसमें हमने 4 किताबें बताई थी कि 4 किताबें आप अगर पढ़ लेंगे तो आपका प्री नहीं रुकेगा, प्री आपका हो जाएगा, जो हमने किया भी है। ठीक है। और हर बार ऐसा रहा है, जब भी हमने प्री दिया है तब हुआ है। ठीक है। मेंस भी लिखे हैं, हालांकि फाइनल अभी सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी कोशिश ये रही है कि प्री ना रुके। ठीक है। और मेंस भी एक हद तक रुका नहीं है, कई बार मेंस में भी सफलता मिली, लेकिन कुछ कारण बस फाइनल नहीं हो पाया है। ठीक है। वही कोशिश हम आप लोगों के लिए भी करते हैं कि प्री आपका ना रुके, और मेहनत कर लेंगे, और सही दिशा में मेहनत करेंगे। एक तो मेहनत होती है गधों की तरह करते रहें, लेकिन एक मेहनत घोड़े की तरह होती है, जो पलक झपकते ही एक लंबी दूरी तय भी कर लेता है। तो कुछ ऐसी मेहनत होनी चाहिए। ठीक है। मार्केट में भटकने से, ढेर सारी किताबों को पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। ये हम अपना एक्सपीरियंस बता दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग क्लास लेते हैं हमसे, जो पढ़ते हैं, जिन्होंने अपने आंसर राइटिंग हमसे चेक करवाई है, जिनके प्रश्नों का हमने मूल्यांकन किया है, और जो हमसे पूछते रहते हैं, उनकी बात बता रहे हैं। और उन लोगों को लगा भी होगा ऐसा कि नॉलेज बहुत है। ठीक है। नॉलेज बहुत है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं कमी रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का एक जज्बा रहा है। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत क्यों है भाई? पीएचडी नहीं करनी है आपको, किसी विशेष टॉपिक पर आपको मास्टर डिग्री नहीं लेनी है ना। आपको सिंपल सा पढ़ के आपको अपना पेपर निकाल लेना है, बस इतना ही करना है। और प्रश्न भी सिंपल ही पूछे जाते हैं, कोई बहुत हाई फाई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है। एग्ज़ाम की भी यही डिमांड होती है कि आप सिंपल सा पढ़ के आएँ, और जो पूछा जाए उसका आप सही सही जवाब दे दो। खास करके सिलेबस के अनुसार पढ़िए, बस सिलेबस से बाहर कुछ मत पढ़िए। समझ रहे हैं ना? हम बार बार यही समझाते हैं कि एक किताब को 10 बार पढ़ें, 10 किताब को एक बार पढ़ें, दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर आप एक किताब को 10 बार पढ़ लेते हैं तो जाहिर सी बात है उस किताब की हर एक लाइन आपको याद हो जाएगी। लेकिन आप 10 किताब को एक बार पढ़ेंगे ना, तो किसी भी एक किताब का आपको एक पन्ना भी नहीं याद होगा। ठीक है। तो एक्सपीरियंस है, इसलिए बता दे रहे हैं। अगर आप समझ सकते हैं तो अच्छी बात है आपके लिए, नहीं तो पंचवर्षीय योजना तैयार रखिए अपने लिए। ठीक है। पंचवर्षीय योजना बेफिक्र होकर तैयार कर लो कि पंचवर्षीय योजना हम लेकर चले हैं, और एक नहीं हो सकता है वो 2 हो जाए, या हो सकता है वो 3 भी हो जाए। तो पंचवर्षीय योजना के लिए आप अगर तैयार हैं तो फिर आप कुछ भी पढ़ते रहिए। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी किसी लायक बन जाए, तो भाई अपना जो आपका सोर्स है उसको लिमिटेड रखने की कोशिश करिए, और जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से आप पढ़ते चलिए। ठीक है। तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जो 4 किताबें बताई हैं उन चारों किताबों को आप अच्छे से पढ़ जाओ, उतने में प्रिय आपका हो जाएगा, रुकेगा नहीं, ये हम बता दे रहे हैं। बाकी पेड कोर्स 2023 के लिए शुरू हो रहा है 10 जुलाई से। ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं उसे। उसमें यूपीएससी प्री है, यूपीपीसीएस प्री है 2023 के लिए, बीपीएससी 68 प्री भी उसके लिए अवेलेबल है वो पेड कोर्स। और फीस बड़ी नॉर्मल है, नॉमिनल फीस है। तो आप फीस, अगर समस्या आ रही है तो आप 2 किस्तों में जमा कर सकते हैं फीस, है ना।
समझ रहे हैं? तो फिलहाल ये कुछ जानकारियाँ हैं। फिलहाल हम पहले प्रश्न पर चलेंगे कि जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना। बात तो सही है, ये तो उद्देश्य है ही। दूसरा है समरूपता और संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों के क्रम में रखना। ये भी सही, ये भी एक उद्देश्य है। तीसरा है जीवों के विकासीय परिवर्तन को दर्शाना। ये भी उद्देश्य है। भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना, ये कोई उद्देश्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ सामने दिख भी रहा उत्तर इसका। ठीक है, अब हम पढ़ लें तो जीवों की शारीरिक संरचना, उसके विशिष्ट लक्षणों, परस्पर समरूपता, संबंध तथा उनके विकासीय परिवर्तनों को दर्शाने के लिए जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक जीव को लैटिन भाषा में एक नाम दिया जाता है। यद्यपि क्षेत्रीय स्तर पर जीवों के भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत उन्हें लैटिन नाम ही प्रदान किए गए हैं ताकि संपूर्ण विश्व में उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। ये हम व्याख्या भी पढ़ दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ी सी समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो वर्गीकरण टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। तो कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये स्वीडन के वनस्पति शास्त्री स्वीडन के हैं, जीव विज्ञानी भी हैं। जिन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक, इनकी किताब है सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, 1758 में इन्होंने लिखा था, जीवों के वैज्ञानिक नाम और उनके वर्गीकरण की व्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत की थी। लिनियस ने संपूर्ण प्रकृति को 3 जगत में बांटा था, जंतु जगत, पादप जगत, खनिज। ठीक है, जगत का मतलब यहाँ किंगडम से है। ठीक है, तो याद रखना, उन्होंने पादप जगत को 24 वर्गों में और जंतु जगत को 6 वर्गों में विभाजित किया था। हमने जीव विज्ञान की क्लास भी दी है अभी, तो हमने उसमें ये सब चीज़ें लिखवा भी रखी हैं। ठीक है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति कैसी है? ठीक है, ये द्विनाम पद्धति है ना। ओके, जीवों की द्विनाम पद्धति है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई होती है जाति। अब इसकी व्याख्या अगर देखें तो आधुनिक प्रणाली में जीवों के वर्गीकरण का अवरोही क्रम ऐसे है। अवरोही मतलब क्या है? घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा जाएगा। तो सबसे बड़ा है जगत, किंगडम जिसको बोलते हैं, फिर है संघ जिसको फाइलम बोलेंगे, वर्ग है तीसरे नंबर जिसको क्लास बोलते हैं, फिर है गुण, गुण मतलब ऑर्डर, फिर है कुल, कुल मतलब फैमिली, वंश है, फिर उसके बाद जीनस जिसको बोलते हैं, फिर आती है जाति, जाति मतलब स्पीसीज। ठीक, तो मतलब है जगत सर्वोच्च इकाई है और जाति निम्नतम इकाई होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था, तो कौन था भाई? वो थे व्हिटेकर महोदय। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें हम 5 जगत के बारे में देखेंगे। देखिए, जीव जगत के वर्गीकरण की निम्नलिखित वर्गीकरण प्रणाली में प्रस्तुत की गई थी। इसमें 2 जगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने दिया था, ये हमने लिखवाया भी है। 3 जगत हेकल महोदय ने दिया है, 4 जगत कोपलैंड ने दिया है, 5 जगत आर.एच. व्हिटेकर ने दिया है। तो व्हिटेकर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में 5 जगत हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है भैया मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर पादप, फिर कवक, फिर जंतु। ठीक है, तो ये 5 जगत हैं व्हिटेकर के। आगे देखते हैं, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जंतुओं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा वर्गिकी कहलाती है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसमें जीव मतलब जंतु और पादप दोनों की बात हो रही। यहाँ पे इनके वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा को वर्गिकी कहा जाता है, टैक्सोनॉमी। जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया आकृतिकी कहलाती है, मॉर्फोलॉजी, पारिस्थितिकी कहलाती, इकोलॉजी, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? अब देखिए, इसमें जो कवक है ना, ये खुद में एक जगत है। ठीक है, तो कवक इसमें नहीं शामिल होगा। अब इसमें देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है कि जीवाणु
नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत में आते हैं। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय जीव प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं, जिसमें केंद्रक का अभाव होता है भैया प्रोकैरियोटिक वालों में। याद रखना, इन जीवों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक होता है आर्किया और एक होता है आर्की बैक्टीरिया तथा नहीं आर्किया अथवा आर्की बैक्टीरिया, एक होता है यू बैक्टीरिया अथवा बैक्टीरिया। कवक जो है मोनेरा जगत में नहीं बल्कि प्रोटिस्टा जगत में शामिल, प्रोटिस्टा जगत में आता है कवक। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? वही प्रश्न ये फिर से ठीक है दोहराया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? ठीक है, तो विषाणु किस में शामिल किए जाएंगे? इसमें से प्रोटिस्टा मोनेरा प्रोटोजोआ नहीं है, तो इसमें से सही उत्तर डी हो जाएगा, ये किसी में शामिल नहीं है। तब देख लेते हैं विषाणु जो वायरस अति सूक्ष्म अकोशिकीय संरचना वाले न्यूक्लियो प्रोटीन कण हैं, जिनमें प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। विषाणु जो होता है ना, वो जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचकर सजीवों के समान लक्षण प्रकट करते हैं, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में निर्जीवों के समान व्यवहार भी करते हैं, इसलिए इन्हें सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। किसको? वायरस को, विषाणु को। ठीक है, विषाणुओं को ना जंतुओं के वर्गीकरण में किसी भी जगत में शामिल नहीं किया जाता, याद रखना, ये स्टेटमेंट के रूप में भी याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं, तो सबसे छोटी जीवाणु कोशिका जो है ना माइकोप्लाज्मा की है। व्याख्या देखें, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक जीव है जिसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अब तक ज्ञात सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं इसकी। ये जीव मानव, पशु, पादप, कीट, मृदा में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इन पर प्रतिजैविकों मतलब एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब पेनिसिलिन, बीटा लैक्टम, ये सब क्या है? ये सब माइकोप्लाज्मा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, कवकों के विषय में असत्य कथन बताना है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता, बात सही है। दूसरा है, कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है, ये भी सही है। कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन है, ईस्ट और मशरूम कवक के उदाहरण है, तो चौथा तो सही है, लेकिन इसका सी वाला ऑप्शन गलत है, सही उत्तर सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो कवक एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है, जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक और केंद्रक कला दोनों पाई जाती है। बहुकोशिकीय कवकों का शरीर धागे जैसे कवक सूत्रों से बना होता है। इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं मिलता है, किसमें? कवकों में। इसलिए ये अपना पोषण अन्य पौधों जंतुओं से प्राप्त करते रहते हैं। पोषण के आधार पर कवक तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सहजीवी जिसको हम सिम्बायोटिक बोलते हैं, एक होता है परजीवी जिसको पैरासाइट बोलते हैं, तीसरा होता है मृतोपजीवी जिसको हम सेप्रोफाइट बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कवकों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कवकों का प्रयोग हमने जीव विज्ञान पढ़ाया है, उसमें हमने बताया है कवकों का प्रयोग कैसे कैसे होगा। खाद्यान्न के रूप में होता है, एल्कोहल के रूप में होता है, ब्रेड बनाने में, तो हमने इस तरीके से सब कुछ बता रखा है। ठीक है, टीका में भी उसका यूज किया जाता है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, सभी में इसका यूज होता है। अब देख लें, कवकों का विशेष आर्थिक महत्व होता है भाई। इनकी विशेष प्रजातियों का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। एगारिकस बिस्पोरस मशरूम है, मोरसेला का उपयोग सब्जी के रूप में होता है। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट का उपयोग ब्रेड बनाने में, एल्कोहल निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त कवकों से एंजाइम और एंटीबायोटिक्स भी प्राप्त किए जाते हैं, तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लाइकेन के संबंध में असत्य कथन बताना हमें। तो लाइकेन क्या है? थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति होती, बात सही है। ये कवक तथा शैवालों के सहजीवन का परिणाम होते हैं, सही है। अनेक औषधियों के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। और ये मृदा को हानि पहुंचाते हैं, तो ये गलत है। लाइकेन मृदा को हानि नहीं पहुंचाता है, सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो लाइकेन एक थैलोफाइट प्रकार की वनस्पति होती है जो कवक तथा शैवालों के मध्य सहजीवी व्यवहार के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इस सहजीवन में कवक शैवालों को जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि प्रदान करते रहते हैं, जबकि शैवाल जो होते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवकों को पोषण प्रदान करते हैं।
ठीक है। लाइकेन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है भाई? लाइकेन का प्रयोग होता है मिर्गी, खांसी, पीलिया, डायरिया आदि रोगों की औषधि बनाने में किया जाता है तथा खाद्य पदार्थों के रूप में भी किया जाता है। ये मृदा को हानि नहीं पहुंचाते बल्कि मृदा निर्माण में ये सहायक होते हैं। तो ये आपका व्याख्या हो गई। अगला प्रश्न है कि शैवालों के विषय में सत्य कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता, बात सही है। प्रायः ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, सही है। विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों द्वारा मिलता है, ये भी सही है। देखो हमने लिखवा रखा प्रकाश संश्लेषण वाला, जब हमने पोर्शन हम पढ़ा रहे थे तो हमने आपको उसमें लिखवा दिया था, ठीक है। और तो इसका मतलब तीनों के तीनों सही हैं, सही उत्तर इसका डी हो जाएगा क्योंकि सभी के सभी सही हैं। अब इसके बारे में थोड़ा देख लें। तो शैवाल ना पादप जगत के सबसे सरल जीव होते हैं, ठीक है, जिनमें प्रायः पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल मिलता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वपोषित होते हैं। शैवाल ताजे जल, समुद्र, आर्द्र मृदा, पेड़ों, चट्टानों आदि पर पाए जाते हैं। विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। याद रखना, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ये भी हमने लिखवा रखा है। अगला प्रश्न है, लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया है? तो देखिए, अम्ल वर्षा के कारण दिया गया है या फिर विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण? तो लाल सागर ना विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण नाम दिया गया है, सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लें। तो लाल सागर में ट्राइकोडेस्मियम एरीथ्रियम नामक नीलहरित शैवाल बहुतायत में पाए जाते हैं, और जब ये शैवाल मर जाते हैं तो सागर का सामान्य नीला हरा जल लाल भूरा प्रतीत होने लगता है। इसी कारण से लाल सागर को यह विशिष्ट नाम दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पादप जगत के वर्ग हैं। तो पादप जगत के जो वर्ग है ना, वो ब्रायोफाइटा भी है, थैलोफाइटा है, ट्राइकोफाइटिया भी, फाइटा भी है। तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लें। तो जीवों के आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार वे सभी बहुकोशिकीय जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है तथा जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वपोषित होते हैं, उन्हें हम पादप जगत में शामिल करते हैं। इसके 3 संघ हैं, एक है थैलोफाइटा, एक है ब्रायोफाइटा और एक है ट्राइकियोफाइटा, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। व्याख्या इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं, आप ज़्यादा सोर्स के पीछे मत पड़िए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए आप कम से कम मतलब लिमिटेड सोर्स रख के आप जल्दी से जल्दी कवर कर जाओ सारा का सारा, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आते हैं स्फेगनम, बाकी शैवाल, कवक, लाइकेन ये सब आते ही हैं, तो सही उत्तर सी हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखें। थैलोफाइटा पादप जगत का एक संघ है, फाइला है, जिसके अंतर्गत सबसे सरल पादप शामिल किए जाते हैं। इन पादपों का शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभाजित न होकर एक थैलस के रूप में होता है। थैलस मतलब थाइलस के रूप में होता है। इन पादपों में संवहन ऊतक, वैस्कुलर टिश्यूज का भी अभाव होता है, याद रखना। और थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक, लाइकेन आते हैं, ठीक है। सही उत्तर इसका सी हो गया। अगला प्रश्न क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल कौन से हैं? तो देखिए, नॉस्टॉक और एनाबीना जो पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, जमीन के अंदर, उसी जड़ को अपना भोजन भी बनाते हैं वहीं पे, और वही उनका आवास भी होता है, और वहीं से रहकर वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। ये आप कक्षा 7 की साइंस की बुक आप पढ़े होंगे तो आपको उसमें मिला होगा ये चीज़, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, इसके नॉस्टॉक एनाबीना, ठीक है। इसकी व्याख्या देखें। नॉस्टॉक और एनाबीना नामक शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और सारगासम शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में भी होता है। कारा नाम का शैवाल है जिसका उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है तथा लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, थोड़ा हमें ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है वो किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर है ट्राइकियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इसकी व्याख्या देखें। जिन पादपों में भोजन और जल के संवहन के लिए जाइलम तथा फ्लोएम नामक संवहनी ऊतक पाए जाते हैं ना, उन्हें ट्रैकियोफाइटा नामक पादप संघ के अंतर्गत रखा जाता है। ट्रैकियोफाइटा संघ को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है टेरिडोफाइटा, दूसरा है अनावृत बीजी, ठीक है, और तीसरा है
आवृत बीजी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टेरिडोफाइटा वर्ग के विषय में सत्य कथन बताना हमको। देखिए, ये बीज रहित पादप होते हैं, बात सही है। इनमें बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता, सही है। इनका शरीर जड़ तना पत्तियों में विभाजित होता है, ये भी सही है। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखें। टेरिडोफाइटा वर्ग के पादपों में उपर्युक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। ये पादप नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं भैया। इनमें संवहन तंत्र जाइलम फ्लोएम उपस्थित होता है। ठीक है, और परंतु पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है, याद रखना। इसीलिए टेरिडोफाइटा को विकसित बीज रहित पौधा भी कहा जाता है। तो विकसित बीज रहित पौधा किसको कहा जाता है? तो टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। सही उत्तर डी हो गया। अगला प्रश्न है संघ पोरिफेरा के जीवों की विशेषता नहीं है। तो देखिए भैया, इनमें नाल तंत्र नहीं पाया जाता, बात सही है। इनके शरीर पर कांटेनुमा संरचनाएं होती, सही है। इनके शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, सही है। लेकिन ये एक कोशिकीय होते हैं, गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये एक कोशिकीय होते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। संघ पोरिफेरा के जीव अत्यंत साधारण बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जिनमें नाल तंत्र होता है, जिससे इनके पूरे शरीर में जल प्रवाहित होता है। ये अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं। ठीक है, और साइकॉन स्पॉन्जिला इस संघ के प्रमुख जीव होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सूत्रकृमि किस संघ से संबंधित है? सूत्रकृमि ना ये एस्केलमिन्थीज से संबंधित है। ठीक है, याद रखना, सूत्रकृमि एस्केलमिन्थीज संघ से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखेंगे तो सूत्रकृमि अथवा गोलकृमि एस्केलमिन्थीज अथवा निमेटोडो भी नाम है के अंतर्गत आते हैं। इनका शरीर पतले धागे के समान बेलनाकार होता है, जो दोनों सिरों पर नुकीला होता है। ये कृमि जल तथा स्थल दोनों भागों पर पाए जाते हैं। ये परजीवी होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ये भी हमको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है संघ सिलेंट्रेटा के जीवों का सर्व प्रमुख लक्षण है। संघ सिलेंट्रेटा के जीवों का सर्व प्रमुख लक्षण क्या है? ये शरीर में अंतर्गुहा की उपस्थिति होती है। ठीक है, विभिन्न अंग तंत्रों की उपस्थिति गलत है। एक कोशिकीय होते हैं, गलत है। मस्तिष्क की उपस्थिति गलत है, लेकिन शरीर में अंतर्गुहा की उपस्थिति होती है, ये बात सही है। तो इसकी हम व्याख्या देखेंगे। संघ सिलेंट्रेटा के जीवों के शरीर में एक ही गुहा पाई जाती है, जिसे हम अंतर्गुहा बोलते हैं। ठीक है, सिलेंट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, इनके मुख के चारों ओर लंबे संस्पर्शक पाए जाते हैं। इनमें मस्तिष्क होता है, सिर होता है, श्वसन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र, इस सब का अभाव होता है भाई। उदाहरण है हाइड्रा है, समुद्री एनीमोन है। तो इनमें मस्तिष्क भी नहीं पाया जाता, सिर नहीं मिलता है, श्वसन तंत्र नहीं मिलता, उत्सर्जन तंत्र नहीं मिलता, उत्सर्जन तंत्र नहीं मिलता, और परिसंचरण तंत्र का भी अभाव होता है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? हाइड्रा और समुद्री एनीमोन है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अनियत तापी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। अनियत तापी श्रेणी, ये कई बार प्रश्न पूछा गया। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इनको बोलते हैं इंग्लिश में। तो मत्स्य भी आता है, उभयचर भी आता है, और सरीसृप भी आते हैं। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या है। ऐसे जंतु जो वातावरण के ताप के अनुसार अपने शरीर का ताप नियंत्रित कर लेते हैं, अनियत तापी जंतु कहलाते हैं। इसके अंतर्गत मत्स्य आता है, उभयचर, सरीसृप आते हैं। इसके विपरीत जिन जंतुओं के शरीर का ताप एक निश्चित स्तर पर स्थिर रहते हैं, वो नियत तापी होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत पक्षी स्तनधारी वर्ग को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कि मनुष्य कैसा है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं भी देंगे, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर दे देंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मछली का वाताशय एयर ब्लेडर किस रूप में कार्य करता है? तो मछली का जो वाताशय है ना, एयर ब्लेडर है, वो सहायक श्वसन अंग के रूप में काम नहीं करता है, द्रव स्थैतिक अंग के रूप में काम नहीं करता, मुख्य श्वसन अंग के रूप में काम नहीं करता, लेकिन सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में काम करता है। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या है मछली का वाताशय एक एयर ब्लेडर या स्विम ब्लेडर बोलते हैं उसको,
एक सहायक श्वसन अंग तथा द्रव स्थितिक अंग दोनों के रूप में काम करता है। मछलियों की देह गुहा में स्थित होता है जिनमें वायु मुख्य रूप से ऑक्सीजन भरी होती है। इसके कारण मछलियां बिना डूबे अथवा सतह पर आए बिना जल में निश्चित गहराई पर बनी रहती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है भैया? राष्ट्रीय पशु है बाघ। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, अब बाघ है, वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। याद रखना, भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में यह भारत की वन्य जीव संपदा का प्रतीक है। विश्व के लगभग 2/3 भाग भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है तो इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या बोलते हैं? जब शीत ऋतु में पशु का प्रसुप्ति काल होता है तो उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होता है भाई? थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। शीत ऋतु में बहुत से पशुओं की शारीरिक क्रियाओं जैसे उपापचय है, श्वसन है, इनकी दर और तापमान कम हो जाता है, उनमें निष्क्रियता आ जाती है। सामान्यतः व लंबे समय तक एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं। यह स्थिति शीत निष्क्रियता, प्रसुप्ति काल अथवा शीत निद्रा कहलाती है। शीत निष्क्रियता में जाने से पहले ये पशु सामान्य मात्रा से अधिक भोजन ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं तथा एक सुरक्षित स्थान की खोज करते हैं जहां वे इस अवधि में सुरक्षित रह सकते हैं। जैसे सांप है आपका, है ना, सांप इसी श्रेणी में आता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है कॉलेरपा टैक्सीफोलिया। क्या होता है इसकी व्याख्या देखें तो भैया, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। इसे यह हरे शैवाल की एक प्रजाति होती है जो 6 से 12 इंच तक वृद्धि कर सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्प विष रहित है? तो विष रहित जो है ना वो अजगर है। रसेल वाइपर, किंग कोबरा, टाइगर स्नेक, ये सब क्या है? ये सब सर्प विष वाले होते हैं, लेकिन अजगर जो है विष रहित होता है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखें तो अजगर विश्व का सबसे लंबा सर्प होता है, 33 फीट इसकी लंबाई होती है, इससे भी अधिक हो सकता है, विष रहित होता है, इसमें विष ग्रंथियों का अभाव होता है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है ये। अगला प्रश्न है, वह अकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है? तो जो अकशेरुकी भी है, उभयलिंगी भी नहीं है। अकशेरुकी है लेकिन उभयलिंगी नहीं है, तो इसे कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच के बारे में थोड़ा सा देख लें व्याख्या इसकी। तो कॉकरोच अथवा बोलते हैं तिलचट्टा, जो कि आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। इस संघ के जंतु प्रायः एकलिंगी होते हैं। इनका शरीर त्रिस्तरीय संरचना सिरा, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। आप तिलचट्टा या कॉकरोच देखे होंगे तो उनका आपको शरीर दिखता होगा। ठीक है, इनके जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था जो होती है ना वो लार्वा अवस्था होती है। बाद में ये विकसित होकर वयस्कों में परिवर्तित हो जाते हैं, एडल्ट्स बन जाते हैं, तभी वो कॉकरोच बनते हैं। कॉड निम्न में से किसकी प्रजाति है? कॉड ना मछली की प्रजाति है। ठीक है, आपने कॉड लिवर ऑयल सुना होगा। ठीक है, तो चलिए, कॉड क्या भाई? कॉड गैडस वंश की मछलियों का सामान्य नाम है जो सामान्यतः समुद्रों और झीलों की तलहटी में पाई जाती है। कॉड वाणिज्यिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मछली है। इसकी मुख्यतः 3 प्रजातियां हैं, अटलांटिक कॉड, पैसिफिक कॉड, ग्रीनलैंड कॉड। ये 3 प्रजातियां हैं, तो नाम याद रखना। ठीक है, 3 प्रजातियों का। अगला प्रश्न है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। इसकी व्याख्या देखें। देखिए, इसमें लेमनोलॉजी क्या है भाई? लेमनोलॉजी तालाबों, पोखरों, झीलों आदि के जीवों का अध्ययन होता है। हर्पिटोलॉजी क्या है? उभयचर सरीसृपों का अध्ययन होता है। मैलाकोलॉजी क्या है? ये सब हमने लिखवा रखा जीव विज्ञान में, मोलस्का संघ के जीवों का अध्ययन है। और निथोलॉजी पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है ना वो होती है कोशिका। इसके बारे में थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो कोशिका समस्त जीवों की शारीरिक व्यवस्था की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक, कोशिका की खोज हुई थी 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा। यद्यपि मृत कोशिकाएं थी, जिसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, वो मृत कोशिकाएं थी, लेकिन जीवन की आधारभूत संरचना की खोज करने के कारण रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। मृत कोशिकाओं की खोज के कुछ वर्षों के बाद ही 1674 में 9 साल बाद क्या हुआ, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे?
तो कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं एम.जे. स्लाइडन और थियोडोर श्वान। ठीक है, तो ये दोनों वैज्ञानिक हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एम.जे. स्लाइडन और थियोडोर श्वान ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव मतलब जंतु और पादप दोनों का शरीर एक अथवा अधिक कोशिकाओं में से निर्मित होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका में से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है तथा शरीर की सभी कोशिकाएं सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक जो होता है ना प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है विषाणु, वायरस जिसको हम बोलते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता भाई, इसके बारे में देखते हैं। तो विषाणु जो वायरस है ना, प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, अर्थात क्या है कि इनमें कोशिका नहीं पाई जाती भैया, इसीलिए कोशिका सिद्धांत के तथ्य इन पर लागू नहीं होते। विषाणु जो है ना अत्यंत सूक्ष्म संक्रामक परजीवी होते हैं, इन्फेक्टियस पैरासाइट होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर होकर स्वयं की प्रतिकृति मतलब रेप्लिका बनाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में पाई जाने वाली शुक्राणु होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जबकि सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो हमें ये भी बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार क्या है? पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार यूकैरियोटिक कोशिका होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखें तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं संरचनात्मक रूप से पूर्णतः विकसित होती हैं, जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक कला झिल्ली युक्त कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला तो है जंतु कोशिका, दूसरा है पादप कोशिका। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो भैया हरित लवक होता है। ठीक है, वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता लेकिन पादप कोशिका में पाया जाता है। सही उत्तर इसका ये हो जाएगा हरित लवक। इसकी व्याख्या देखें, हरित लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले लवक का एक प्रकार होता है और लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। इनके तीन प्रकार होते हैं, एक अवर्णी लवक होता है, एक वर्णी लवक होता है। अवर्णी लवक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हरित लवक में उपस्थित पर्ण हरित जो क्लोरोफिल है की सहायता से पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसी कारण हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखना, पादप कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? तो ये मानव की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। व्याख्या क्या है, कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित एक पारगम्य आवरण होता है। ठीक, जो कोशिका के चारों ओर स्थित होते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता और यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति पादप, कवक, शैवाल और जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाई जाती है, परंतु जंतुओं मतलब मानव और अन्य जंतु तथा प्रोटोजोआ की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। इसमें किसको शामिल करते हैं? तो इसमें कोशिका द्रव्य को शामिल करेंगे, केंद्रक द्रव्य को शामिल करेंगे और अन्य कोशिकांगों को भी शामिल करेंगे। तो जीव द्रव्य जो कि प्रोटोप्लाज्म होता है, इस जीवन का भौतिक आधार होता है। इसके अंतर्गत कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, कोशिका में उपस्थित अन्य कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? देखिए, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, व्याख्या देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो विभिन्न आकृतियों, सूत्र के रूप में हो सकता है, छड़ के रूप में हो सकता है, गोलक के रूप में हो सकता है। ठीक, ग्लूकोज के एक अणु से 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, जिसमें से 34 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है?
तो ये लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है ऐसा, ये इसकी व्याख्या देख लेते हैं भाई। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं फिर, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो कोशिका उपापचय जो कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, व्यवधान उत्पन्न होने पर अथवा कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर इसमें उपस्थित जो लाइसोसोम होता है ना, वो फट जाता है और इसमें उपस्थित जो पाचक एंजाइम है वो अपने ही कोशिका का पाचन कर देते हैं और यही घटना होती है आत्मलयन, ऑटोलिसिस बोलते हैं इसको। फलस्वरूप कोशिका नष्ट हो जाती है। इसी कारण लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो वो है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में नहीं पाया जाता। ठीक है, स्तनधारियों की विकसित लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक नहीं मिलता है। ये हमने जीव विज्ञान जो पढ़ाया है तो हमने उसमें लिखवा रखा है। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं तथा कोशिकाओं से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। तो ये बात हमको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। तो ये पाया जाता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए कहाँ मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। इसका हम व्याख्या देखते हैं। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, नाम याद रखना, फुल फॉर्म इसका याद रखना भाई। एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल है जो माता पिता के जैविक गुणों को इस संतानों में हस्तांतरित करता है। डीएनए जंतु तथा पादप कोशिकाओं के केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये पादपों और शैवालों की कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है। तो गुणसूत्र ना क्रोमेटिन धागों का परिवर्तित रूप होता है। इसकी व्याख्या देखें तो क्रोमेटिन धागा, ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड्स केंद्रक में एक जाल सदृश संरचना के रूप में पाए जाते हैं जो न्यूक्लियो प्रोटीन से निर्मित होते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और संकुचित होकर छोटे और मोटे हो जाते हैं। क्रोमेटिन धागे के इस परिवर्तित रूप को गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र जो है ना, मूलतः क्रोमेटिन धागे न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन से निर्मित होता है और डीएनए के क्रियात्मक भाग को हम जीन कहते हैं। ठीक है, याद रखना है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनती हैं। तो ये मानव शरीर के लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनेंगी, तो ये बनती हैं तिल्ली में। इसकी व्याख्या देखें तो लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों की तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। तिल्ली अथवा प्लीहा, जिसको स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में, शरीर की सबसे बड़ी वाहिनी विहीन ग्रंथि होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती। यह रोग प्रतिरोधक तंत्र का एक भाग भी होता है। ठीक है, तो ये आज हमें लगता है वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा, और ये तो थोड़ा सा और कवर कर दें तो वीडियो कम से कम में हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएगा आपको। ठीक है, 1 मिनट। फिलहाल आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो जो होगी ना, उसमें हम ये पूरा कवर कर देंगे, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है ना बायोलॉजी का, ये दूसरी वीडियो में कवर हो जाएगा और तीसरी और चौथी, मतलब 4 वीडियो हम जीव विज्ञान कवर कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। और फिर से बता दे रहे हैं भैया, एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस को ही बता रहे हैं आपको कि भाई सोर्स को लिमिटेड रखो। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहिए अच्छे से, पेपर टाइम पे होगा। ठीक है, आप अपनी तैयारी को बेस्ट रखिए। इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।